लेट्स स्टार्ट विद सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। जो सेल साइकिल होती है ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, मेनली जो सेल डिवीजन भी होती है और सेल सिंथेसिस होती है, और जो पेरेंट सेल होता है वो डॉटर सेल बना लेते हैं। तो ये जो बनता है पेरेंट सेल से डॉटर सेल, उनके लिए न्यूक्लियस का जो मटेरियल वो भी डिवाइड होना होता है, डीएनए साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है। तो ये सारा प्रोसेस मिलकर क्या बनाता है, सेल साइकिल बनाता है। सेल जो साइकिल होती है उसमें जो सेल डिवीजन होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जो सेल डिवीजन होती है इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, डिवीजन होती है सेल की, और डीएनए रेप्लिकेशन भी होती है, और सेल ग्रोथ भी होती है। तो इसमें सारा कुछ आता है सेल साइकिल में। सेल डिवीजन भी आती है, डीएनए की रेप्लिकेशन भी आती है, और सेल की ग्रोथ भी आती है। ऑल दिस प्रोसेस दैट इज सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ हैव टू टेक प्लेस इन द कोऑर्डिनेटेड वे टू एंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल फ्रॉम द कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। तो ये जो पेरेंट सेल से प्रोजेनी सेल बनते हैं, उनमें जो पेरेंट सेल में जो सेल डिवीजन होती है और डीएनए सिंथेसिस होती है, और जो ग्रोथ होती है वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में होती है, ताकि जो जीनोम हो वो इक्वली डिवाइड हो जाए। जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसे कहते हैं जीनोम। जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसे कहते हैं अपन जीनोम। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम सिंथेसाइज। तो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है जिसमें सेल डुप्लीकेट करते हैं जीनोम को और सिंथेसाइज, और जो अदर कॉन्स्टिट्यूट होता है वो सेल को बनाते हैं इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। तो इसमें क्या होता है, सेल की डिवीजन डुप्लीकेट करता है जीनोम को और सिंथेसाइज करता है, और जो अदर कॉन्स्टिट्यूट होता है सेल के उसको भी डिवाइड और उसको भी बनाता है, और बाद में डिवाइड होकर इक्वली बांट देता है। आल्दो सेल ग्रोथ दैट इज साइटोप्लाज्म इंक्रीज इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। और डीएनए सिंथेसिस होती है वो स्पेसिफिक स्टेज पे होगी, एक सेल साइकिल की स्पेसिफिक स्टेज में होगी। जो साइटोप्लाज्म की ग्रोथ है वो पूरे टाइम होती रहती है। रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड डॉटर न्यूक्लियर बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो मेनली जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम होता है वो आगे डिवाइड हो जाता है डॉटर सेल में और बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ सेल डिवीजन। तो इसमें फेजेस क्या होती है सेल साइकिल की, मेनली इसमें क्या होता है, जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है इलस्ट्रेटेड बाय सेल साइकिल। जो यूकैरियोटिक सेल का सेल कल्चर बनाया उसमें देखा सेल साइकिल कैसी होती है। वो डिवाइड वंस इन द 24 आवर। तो मेनली जो सेल होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल के देखिए अपने 24 आवर में डिवाइड करते हैं, अपनी सेल साइकिल कंप्लीट करते हैं। दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, आल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है सेल साइकिल की ड्यूरेशन, और कौन सेल है उस पर डिपेंड करता है। ईस्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली 90 मिनट्स। तो ईस्ट की जो सेल साइकिल होती है वो 90 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है। बैक्टीरिया की 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू फेज, इंटरफेज और एम फेज। तो दो डिवाइड में सेल साइकिल को मेनली दो में डिवाइड किया है, इंटरफेज और एम फेज। एम फेज में क्या होता है, इस प्रेजेंट द एम फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अक्कर। एक्चुअल जो सेल डिवीजन होती है वो माइटोसिस फेज में होती है। इंटरफेज में क्या होता है, ये फेज होती है जो एम फेज के दो बीच में होती है। इसमें क्या होएगा, ये माइटोसिस फेज है जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होएगा। ये होती है एक्चुअली सेल डिवीजन। और इंटरफेज में क्या होएगा, डीएनए का सिंथेसाइज होएगा। मान लो यहाँ पे क्रोमोसोम ऐसे है और वो डिवाइड हो जाता है दो सिस्टर क्रोमेटिड में। तो एस फेज में क्या होएगा, क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमेटिड है वो वापस से क्रोमोसोम बना लेगा। तो डीएनए का सिंथेसिस कहाँ होएगा, मेनली होएगा इंटरफेज में। और इंटरफेज क्या होता है, एक माइटोसिस है, माइटोसिस के बाद इंटरफेज हुई और फिर से माइटोसिस हुई। तो दो माइटोसिस के बीच में क्या आया, इंटरफेज। तो इंटरफेज मेनली क्या है, दो माइटोसिस के बीच में। एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन अक्कर, और इंटरफेज क्या है, फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। दो एम फेज आने के बीच में जो आता है इंटरफेज आएगा। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट द 24 आवर एवरेज ऑफ द सेल साइकिल इन ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन सेल में 24 होती है, और वही ह्यूमन सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट ओनली फॉर आर। जो सेल डिवीजन होती है पूरी सेल साइकिल को 24 घंटे लगते हैं, उसमें जो सेल डिवीजन होती है वो 1 घंटे में होती है। बाकी टाइम क्या होता है, इंटरफेज में होती है, जो डीएनए सिंथेसिस है, ग्रोथ के लिए कुछ चाहिए। तो इंटरफेज होती है वो 95% होता है सेल साइकिल होती है। तो सेल साइकिल पूरी क्या है, जो उसमें 95% तो इंटरफेज है, 5% में क्या एम फेज होता है। क्रोमोसोम आर लीस्ट कंडेंस्ड ड्यूरिंग इंटरफेज। जो क्रोमोसोम होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं। क्रोमोसोम ऐसे होते हैं मेनली, अगर इंटरफेज में तो वो अनकंडेंस्ड होते हैं, ऐसे पड़े रहेंगे खुले। तो मेनली इंटरफेज में क्या होते हैं, ये अनकंडेंस्ड होते हैं। एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन। जब न्यूक्लियर डिवीजन शुरू होती है तब एम फेज शुरू होता है। कोरिस्पॉन्डिंग टू सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, उसे कहते हैं कैरियोकाइनोसिस।
और यूजुअली एंड विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो मेनली कैसे शुरू होता है, ये होता है एम फेज है, ये प्रोफेज से शुरू होता है, उसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस आती है, वह खत्म हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, पहले तो कैरियोकाइनेसिस होगी, फिर साइटोकाइनेसिस, उसके बाद इंटरफेज शुरू हो जाएगा। तो जो माइटोसिस के बाद इंटरफेज होता है, ये मेनली रेस्टिंग फेज होता है। इसमें क्या होता है, जो सेल डिवाइड करना है वो प्रिपेयर होता है, वो किस में प्रिपेयर होता है, वो होता है इंटरफेज में प्रिपेयर। तो मेनली क्या होता है, इंटरफेज दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर सेल डिवीजन। इसमें क्या होता है, ये रेस्टिंग होता है पर ये प्रिपेयर कर रहा होता है बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। तो इनमें डीएनए रेप्लिकेशन भी होती है और सेल ग्रोथ भी होती है। डीएनए एंड सेंट्रोल रेप्लिकेशन अकर इन द इंटरफेज। तो मान लो सिस्टर क्रोमेटिड ऐसा है, तो उसकी डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगी और एक क्रोमोसोम बना लेगा। तो वो किस में डीएनए रेप्लिकेशन होगी, वो होगी इंटरफेज के एस फेज में। अब पढ़ते हैं इंटरफेज। इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेज। तो मेनली इंटरफेज को डिवाइड किया G1, S1 और G2 फेज में। G1 फेज क्या होता है, पोस्ट माइटोटिक फेज। तो मान लो माइटोसिस हो गई है, माइटोसिस के बाद कौन सा आएगा, G1। तो क्या होता है G1 फेज। बट प्रोटीन आरएनए इसमें मेनली डीएनए सिंथेसिस होती है एस फेज में, याद रखना। G1 में क्या होता है, प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस। एस फेज में क्या आएगा, मेनली क्या होता है इस फेज में, इसमें होता है सिंथेसिस फेज होती है डीएनए की, और मार्क द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। तो इसमें डीएनए डबल हो जाता है। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ द डीएनए डोनेट 2C, मान लो किसी को 2C बोला है, तो टोटल कितना हो जाएगा, एस फेज में 4C हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा। इफ द एनिमल सेल ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन इन द न्यूक्लियस, और सेंट्रल डुप्लीकेट करता है साइटोप्लाज्म में। तो मेनली जो डीएनए होता है वो कहाँ रेप्लिकेट करेगा, न्यूक्लियस में। हिस्टोन प्रोटीन भी एस फेज में सिंथेसाइज होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज अकर ड्यूरिंग एस फेज। डीएनए पॉलीमरेज एक्टिव हो जाता है एस फेज में, क्योंकि डीएनए की रेप्लिकेशन होती है इसमें। अब देखते हैं G2 फेज, इसे कहते हैं प्री माइटोटिक, माइटोसिस से पहले वाली फेज। प्री माइटोटिक मतलब जो सेल, मान लो डिवीजन माइटोसिस है, जो सेल डिवाइड करना चाह रहे हैं, जो माइटोसिस में जाना चाह रहे हैं, उससे पहले जो फेज आती है वो G2 होती है, वो सेल को प्रिपेयर करती है। वो उसी में होती है जो सेल डिवाइड करना चाहते हैं। मान लो कोई सेल है, हार्ट सेल है, वो बॉडी में डिवाइड नहीं करना चाहता, तो उसके लिए प्रिपेयर नहीं होगी। सम सेल इन adult animal do not appear to exhibit division, and many other cells divide only occasionally as needed to replace they been lost because of injury and cell death। उसमें क्या होता है, जो डिवाइड करना चाहते हैं बस उसी में G2 फेज प्रिपेयर करेगी एम फेज में जाने के लिए। इन एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉइड सोमैटिक सेल। तो एनिमल में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन मेनली डिप्लॉइड सेल में होती है, और प्लांट सेल में किस में होती है, ये हैप्लॉइड में भी हो सकती है, डिप्लॉइड में भी हो सकती है। तो ये जो माइटोसिस होती है, ये डिप्लॉइड और हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, डिप्लॉइड का मतलब ये होता है, जैसे मान लो एन क्या है, एन है नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ डिफरेंट साइज। तो अलग अलग साइज के कितने क्रोमोसोम है एक सेल में, उसे कहते हैं अपन एन नंबर। मान लो किसी में पेयरिंग नहीं है, मान लो किसी में, मान लो अपने जो ह्यूमन बींग है, इसमें तो 2 क्रोमोसोम एक ही शेप के होते हैं, एक ही साइज के होंगे, तो अपने यहाँ तो क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड बन जाएंगे। मान लो डिफरेंट साइज के 23 हैं, तो जो सेम साइज के डबल हो जाएंगे वो हो जाएंगे 46। तो अगर मान लो 2 क्रोमोसोम एक ही साइज के हैं और टोटल डिफरेंट साइज के 23 हैं, और 2 क्रोमोसोम एक ही साइज के हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 बन गया। अगर किसी में 22 क्रोमोसोम है जो डिफरेंट साइज के हैं, और उनमें कोई भी पेयरिंग नहीं है, मतलब कि कोई भी सेम साइज के नहीं, सारे डिफरेंट 22 है, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा 22, और उनका जो डिफरेंट साइज का उनका नंबर भी 22 ही है, तो उनको कहेंगे n = 22। इसमें कोई 2n नहीं बनेगा, इनमें 2n नहीं बनेगा, उसे कहेंगे हैप्लॉइड। जिसमें पेयरिंग हो जाएगी उसे कहेंगे डिप्लॉइड। अगर 2 क्रोमोसोम एक ही शेप साइज के हो जाएंगे तो वो डिप्लॉइड बन जाएंगे, नहीं तो वो हैप्लॉइड रहेंगे। तो जिसमें प्लांट सेल होते हैं उसमें माइटो डिवीजन बहुत होती है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में। अब देखते हैं एम फेज। अब माइटोसिस होती क्या एक्चुअली और कैसे होती है माइटोसिस। माइटोसिस मेनली किसने डिस्कवर की, स्ट्रासबर्गर ने। और माइटोसिस टर्म किसने दी थी, फ्लेमिंग ने। तो जो माइटोसिस होती है ये मेनली टर्म फ्लेमिंग ने दी थी। सेल डिवीजन इज इनिशिएटेड बाय साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो हार्मोन है वो सेल डिवीजन को हेल्प करता है और माइटोसिस फेज को आगे लेके जाता है। जो साइक्लिन होते हैं वो माइटोसिस से एसोसिएट होते हैं। साइक्लिन है वो एक हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में। जो साइक्लिन होते हैं वो रिक्वायर होते हैं, और इसको जो साइक्लिन
डिपेंडेंट काइनेज होता है इज अदर प्रोटीन, सीडी के प्रोटीन एसेंशियल फॉर कंप्लीशन ऑफ सेल साइकिल। तो साइक्लिन और सीडी के होते हैं, ये बड़ा हेल्पफुल करते हैं सेल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो जो माइटोसिस होती है उसको दो में डिवाइड किया, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मेनली डीएनए को डिवाइड करना, जो क्रोमोसोम को डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। और इसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में होता है साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना। तो कैरियोकाइनेसिस को डिवाइड किया हुआ है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में। तो सुटेबल मटेरियल फॉर सिंथेसिस स्टडी ऑफ माइटोसिस इज द अनियन टिप सेल, रूट एपेक्स और नेल बेस। तो मेनली जो अनियन के रूट टिप सेल होते हैं उसको हेल्पफुल होते हैं माइटोसिस की स्टडी के लिए। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल तो मैंने पूरा बताया, इंटरफेज, माइटोसिस सब कुछ आ जाता है। अब सेल साइकिल के अंदर जो एम फेज होती है सेल डिवीजन वाली, वो सबसे ड्रामेटिक फेज होती है, क्योंकि इसमें खूब सारी रीऑर्गेनाइजेशन और खूब सारे कंपोनेंट डिवाइड करते हैं और अलग अलग बनते हैं। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट और प्रोजेनी सेल इज द सेम, इट इज का इक्वेशनल डिवीजन। इसमें क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्यों आता है। मान लो ह्यूमन क्रोमोसोम में n तो है 23, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट साइज के हैं वो तो 23 हैं, तो n हो गया 23। और दो क्रोमोसोम एक ही जैसे हैं, मतलब पेयरिंग है, तो पेयरिंग की वजह से डिप्लॉइड हो जाते हैं, तो ये बनाते हैं 2n = 46। तो अब क्या होएगा माइटोसिस में, तो ये होएगा कि एक क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमेटिड का बना हुआ है, दो सिस्टर क्रोमेटिड का बना हुआ है। तो इसमें क्या होएगा, एक क्रोमोसोम अलग अलग सिस्टर क्रोमेटिड में डिवाइड हो जाएगा, और ये बाद में इंटरफेज में ये जाके डीएनए एक क्रोमोसोम बना लेगा। एक क्रोमेटिड से एक क्रोमोसोम बन जाएगा। तो पहले कितने क्रोमोसोम था, मान लो एक क्रोमोसोम था, बाद में इसने दो सेल बनाए अलग अलग, और क्रोमोसोम एक ही क्रोमोसोम एक सेल में है, दूसरे सेल में भी एक ही क्रोमोसोम है। तो ऐसे ही क्या है, इक्वेशन सेम डिवीजन। तो ऐसे ही मान लो दो क्रोमोसोम है एक सेल के अंदर, दो क्रोमोसोम है एक सेल के अंदर। ये क्या करेंगे, पहले तो ये दो चार सिस्टर क्रोमेटिड बनाएंगे, चार सिस्टर क्रोमेटिड बन गई, एक में दो सिस्टर क्रोमेटिड गई, एक में दो सिस्टर क्रोमेटिड। इंटरफेज में क्या आएगा, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड डबल हो जाएगी और क्या एक क्रोमोसोम बना लेगी पूरा। ये क्रोमोसोम बन गया दोनों सेल में। तो टोटल क्रोमोसोम एक सेल में, डॉटर सेल में कितने, दो। पेरेंट में कितने थे, दो। पेरेंट में भी दो थे, और बाद में डॉटर सेल में भी दो ही रहेंगे। दोनों डॉटर सेल में दो दो हैं, तो एक डॉटर सेल में दो हैं, अगले डॉटर सेल में भी दो ही हैं। तो पेरेंट सेल और डॉटर सेल सारे एक जैसे हैं, तो इक्विटोरियल डिवीजन, इक्वल डिवीजन है। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में आगे पढ़ेंगे, मियोसिस में क्या आएगा, उसमें मेनली जो क्रोमोसोम है वो यूं का यूं उनमें बीच में एक क्रोमोसोम एक तरफ चला जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरी तरफ चला जाएगा, जिससे क्या होएगा, एक डॉटर सेल में एक क्रोमोसोम हो जाएगा, दूसरे डॉटर सेल में भी एक हो जाएगा, और पेरेंट सेल में थे दो क्रोमोसोम, पर ये क्या होंगे, एक एक हो जाएगा। तो मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस होता है। माइटोसिस पढ़ेंगे पहले। दो द कन्वीनियंस माइटोसिस हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज ए प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन द वेरियस स्टेज। तो अपन एक्चुअली कह तो सकते हैं कि पहले सारी डिवीजन होगी फिर सिंथेसिस होगी, पर ऐसा कुछ अपन एग्जैक्टली डिस्क्रिमिनेट नहीं कर, डिमार्क नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट प्रोसेस में मेनली कैसे कौन सा पहले होता है। तो इसमें ये क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होते हैं सारे। माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोफेज। प्रोफेज क्या होता है, लॉन्गेस्ट फेज होता है माइटोसिस का। इसमें क्या होता है, ये इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन क्रोमोसोम मटेरियल, मतलब मैंने बताया था इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज के टाइम जो क्रोमोसोम होता है वो क्रोमेटिन होता है, वो अनकंडेंस होता है। तो वो अनकंडेंस होने के बाद जब माइटोसिस शुरू होगी, उसका जो प्रोफेज होएगा उसमें क्या होएगा, कंडेंसेशन शुरू हो जाएगी क्रोमोसोम की, तो वो कंडेंस होने लग जाएंगे। तो कंडेंसेशन शुरू हो जाती है प्रोफेज में। तो सबसे पहला जो माइटोसिस में क्या शुरू होता है, प्रोफेज। तो इसमें सबसे पहले क्या होएगा, कंडेंसेशन। द क्रोमोसोम मटेरियल बिकम अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। तो सबसे पहले वो जो उलझे हुए हैं वो सुलझेंगे पहले, तो जो सुलझने के बाद क्रोमेटिन क्या होंगे, कंडेंस होने लग जाएंगे, वो क्रोमोसोम बनाएंगे। द सेंट्रियोल विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज और इंटरफेज नाउ बिगन टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। तो इसमें क्या होता है, मेनली जो क्रोमोसोम होते हैं पहले तो ये कंडेंस होने लगे, फिर ये जो क्रोमोसोम है
ये अलग अलग होने लग जाते हैं। और द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज दस मार्क्ड बाय फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट। तो इसमें क्या होएगा, पहला जो इवेंट होएगा, क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस होएगा जो कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम बना देगा। क्रोमोसोम आर सेंट टू कंपाउंड ऑफ टू क्रोमेटिड अटैच्ड टुगेदर बाय क्रोमेटिड। तो इसमें साफ साफ पता लग जाएगा कि इसमें दो क्रोमेटिड का बना हुआ है और बीच में सेंट्रोमियर। पहले तो ये पता नहीं लग रहा है इसमें कैसे क्रोमेटिड है, बाद में ये दिखने लग जाएंगे क्रोमेटिड। और इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल, द माइक्रोट्यूबुल प्रोटीनेशियस कंपोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म हेल्प इन द प्रोसेस। तो साथ में जो माइटोटिक स्पिंडल है उनका भी बनना शुरू हो जाएगा। और सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और इसमें क्या होता है, अभी तक गोल्गी कॉम्प्लेक्स बननी शुरू नहीं होती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप भी नहीं बनी होती है प्रोफेज में। एजाइड और जो साइनाइड होता है वो इनिबिट करते हैं प्रोफेज को। अब देखते हैं मेटाफेज। मेटाफेज क्या होता है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मार्क द स्टार्ट ऑफ द सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस। जब न्यूक्लियर एनवेलप क्या होती है पूरी तरह से, ये धीरे धीरे क्या होती है, न्यूक्लियर एनवेलप मेनली डिसइंटीग्रेट करती है और क्रोमोसोम क्या होता है, स्प्रेड करने लग जाते हैं। क्रोमोसोम जो न्यूक्लियर है वो तो ये डिसइंटीग्रेट होगी। अब जो साइटोप्लाज्म के बाहर मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म में जो क्रोमेटिड है वो सेपरेट होने लग जाएंगे, तो वो एक लेवल पे आ जाएंगे और ये क्या होता है पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो जाते हैं मेटाफेज में। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे आर ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। तो इसमें इतनी ज़्यादा कंडेंसेशन होती है, बिल्कुल ही आराम से क्रोमेटिड दिखने लग जाते हैं। Is the stage at which morphology of chromosome is easily studied. Chromosome can be counted best at the stage of मेटाफेज। तो याद रखना क्रोमोसोम का बेस्ट अगर देखना है कि कितने नंबर हैं वो किस में पता लगेगा, टोटल नंबर का अगर पता लगाने तो किस में पता लगा सकते हैं, मेटाफेज में लगा सकते हैं। मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व शेप साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो हर तरह के शेप साइज का पता लगाना है तो वो पता लगा सकते हैं अपन मेटाफेज में। मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड। तो मेटाफेज क्रोमोसोम होते हैं वो दो सिस्टर क्रोमेटिड का एक क्रोमोसोम बना होता है। तो एक क्रोमोसोम किसका बनाता है, दो सिस्टर क्रोमेटिड का बनाता है, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। तो ये एक क्रोमोसोम है दो सिस्टर क्रोमेटिड का बना हुआ, एक सेंट्रोमियर बीच में है। स्मॉल डिश शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर इज कॉल्ड काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर होते हैं उनके बाद एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनने लग जाता है, उसे कहते हैं काइनेटोकोर। These structures serve as the site of attachment of spindle fiber। जो स्पिंडल फाइबर से काइनेटोकोर बनता है। काइनेटोकोर जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर ही कहाँ पे अटैच होते हैं, काइनेटोकोर पे। और ये काइनेटोकोर कौन बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव्ड इनटू द पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। धीरे धीरे वो पहले तो सेंटर ऑफ द सेल के बिल्कुल सेल के बीच में आएंगे सारे क्रोमोसोम, उसके बाद ये सेपरेट होने लग जाते हैं। Hence the metaphase is characterized by all chromosomes coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore। तो हर जो वो होता है क्रोमेटिड होता है ये काइनेटोकोर से अटैच होता है, वो स्पिंडल फाइबर से वन पोल और सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द अपोजिट पोल। तो इसका जो दो सिस्टर क्रोमेटिड है ना एक क्रोमोसोम में, एक पोल पे तो एक तरफ से अटैच है और दूसरे पोल में दूसरी तरफ से अटैच है। तो इसके दो पोल होते हैं, तो वन पोल से अटैच होता है और इसका जो सिस्टर क्रोमेटिड होता है वो भी काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर ही अटैच करता है काइनेटोकोर से, वो दूसरे पोल पे अटैच होता है। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द मेटाफेज इज रेस्ट एज मेटाफेज प्लेट। तो ये पूरी जो अरेंजमेंट होती है क्रोमोसोम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। की फीचर क्या होता है मेटाफेज का, स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं और उसे कहते हैं ट्यूबुलिन। जो स्पिंडल फाइबर जिस प्रोटीन के बने होते हैं वो होते हैं ट्यूबुलिन। तो मेनली अपन ने और जगह भी ट्यूबुलिन पढ़ा था, फ्लैजिला में भी, तो स्पिंडल फाइबर मेनली ट्यूबुलिन के बने होते हैं। हायर प्लांट डिफर फ्रॉम एनिमल इन हैविंग एस्ट्रल स्पिंडल। इसमें डिफरेंट होता है और इसमें क्या होता है, सेंट्रियोल और एस्टर नहीं होएगा, जो लैक करते हैं। स्पिंडल फाइबर आर थ्री टाइप, कंटिन्यूस, क्रोमोसोमल एंड डिसकंटिन्यूस एंड नॉन क्रोमोसोमल डिसकंटिन्यूस। तो इसमें कंटिन्यूस होंगे, क्रोमोसोमल डिसकंटिन्यूस होंगे, नॉन क्रोमोसोमल डिसकंटिन्यूस होंगे। जो एस्ट्रल रेज होगी आर फॉर्म्ड ऑफ माइक्रोट्यूब। जो एस्ट्रल रेज होती है वो भी किससे बनी होती है, वो भी बनी होती है, जो एस्ट्रल रेज होगी वो भी किससे, माइक्रोट्यूबुल से बनी होती है। क्रोमोसोम आर मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड along the metaphysic plate through spindle fiber to both plate।
इसमें क्या होता है, धीरे धीरे ये क्या होता है, एक अरेंजमेंट आ जाती है, जो स्पिंडल है वो दोनों इक्वेटर में सेपरेट होने लग जाता है। कोलचिसिन होता है वो माइटोटिक पॉइजन होता है, क्योंकि ये फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल को प्रिवेंट करता है। तो याद रखना, कोलचिसिन मेनली मेटाफेज पे एक्ट करेगा और ये क्या करेगा, स्पिंडल को नहीं बनने देगा। कोलचिसिन अरेस्ट माइटोसिस एट मेटाफेज। तो मेनली मेटाफेज इक्वल टू स्पिंडल, स्पिंडल को कौन इनिबिट कर रहा है, कोलचिसिन। कोलचिसिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉर्न ऑफ कोल्चियम ऑटमनेल। कोलचिसिन डू नॉट इनिबिट रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर मान लो क्रोमोसोम डिवाइड कर गया, उसके बाद क्रोमेटिड जो सिस्टर क्रोमेटिड है उनको रेप्लिकेट करना है इस फेज में ऑफ इंटरफेज में, तब कोलचिसिन कुछ नहीं एक्ट करता, ये सिर्फ डिवीजन में हेल्प करता है काम। तो कोलचिसिन ट्रीटमेंट कॉजेज डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम लीड टू पॉलीप्लॉइडी, और ये तो रेप्लिकेशन को बढ़ाता है। अब पढ़ते हैं एनाफेज। एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली। अब क्या होता है, जो क्रोमोसोम यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे अब वो स्प्लिट होना शुरू कर देते हैं एनाफेज में। तो एनाफेज में क्या आएगा, ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है, अलग अलग हो जाएगी। तो सिस्टर क्रोमेटिड एनाफेज में अलग अलग हो जाएगी। नाउ रेफर्ड एज क्रोमोसोम ऑफ फर्दर डॉटर न्यूक्लियाई। और ये क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड होती है इसको अपन क्या कह देंगे, ये जो डॉटर, जो बाद में नया जो डॉटर सेल बन जाएगा, ये पूरा 2 डॉटर सेल बन जाएंगे, ये अपने आप में रेप्लिकेट कर जाएगी सिस्टर क्रोमेटिड और एक क्रोमोसोम बना देगी। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जो नए क्रोमोसोम बनने वाला है डॉटर सेल के लिए। एज ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम इज टुवर्ड द पोल, हैंस एट द लीडिंग एज विद द आर्म ऑफ द क्रोमोसोम टेलिंग बिहाइंड। तो इसमें क्या होता है, जो सेंट्रोमियर होता है वो तो इक्वेटर की तरफ जाएगा, और जो इनकी टेल होगी ना वो इस तरफ हो जाएगी, अपोजिट साइड हो जाएगी। मतलब कि इसमें क्या होता है, इक्वेटोरियल प्लेट होती है ना, जो सेंट्रोमियर होता है वो तो टुवर्ड द पोल होता है, ये तो पोल की तरफ है सेंट्रोमियर, और जिसकी टेल है होती है उसके पीछे। मतलब कि जो सेंट्रोमियर से तो ये पोल की तरफ लीड करता है, और जो टेल होती है वो पीछे रह जाती है। Thus, एनाफेज स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग की इवेंट्स। सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाती है। तो सेंट्रोमियर 2 में डिवाइड हो गया, पहले क्रोमोसोम ऐसा था, पहले क्रोमोसोम ऐसा था, अब क्या हो गया, ये सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया और सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग हो गया एनाफेज में। क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल्स। अब बढ़ते हैं टेलोफेज। एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस, टेलोफेज क्या फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस है। टेलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल, डीकंडेंस हो जाते हैं, लूज देयर आइडेंटिटी। अब इसमें धीरे धीरे क्रोमोसोम फिर से क्रोमेटिन बना देंगे, आइडेंटिटी लूज कर देंगे, और वो इंटरफेज में आके रेप्लिकेशन करके वापस से जो पहले की तरह बन जाएंगे। इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन, और क्रोमेटिन मटेरियल टेंड टू कलेक्ट इन ए मास इन द 2 पोल। तो मेनली ये मास सब बन जाते हैं, इसमें इसकी तरह नहीं रहते, और ये मेनली टेलोफेज में वापस से डीकंडेंसेशन हो जाती है। दिस इज द स्टेज विच शो द फॉलोइंग की इवेंट। तो मेनली टेलोफेज में क्या क्या होता है, क्रोमोसोम क्लस्टर एट द अपोजिट स्पिंडल पोल एंड लूज देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एट डिस्क्रिमिनेट एलिमेंट। तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप वापस से बनने लग जाते हैं, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है वो क्रोमोसोम क्लस्टर के अराउंड बनने लग जाती है। न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स वापस से बनने लग जाते हैं। अब बढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का बनना। कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, वाइल साइटोकाइनेसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है तो उसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस accomplish not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei, but the cell itself is divided into 2 daughter cell by separate process called cytokinesis। तो सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन ही नहीं होता, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस भी होता है, जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। एट द एंड ऑफ ईच सेल डिवीजन इज कंप्लीट। तो सेल डिवीजन क्या होती है, माइटोसिस फेज। एम फेज में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। इन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय अपीयरेंस ऑफ फरो इन द सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब कि एक सेल है तो वो उसका जो फरो आ जाता है, मतलब कि उसमें एक फरो आ जाता है और वो डिवाइड कर देता है। और इसमें क्या होता है, फरो ग्रेजुअली डीपन्स अल्टीमेटली जॉइन इन द सेंटर डिवाइड द सेल। तो धीरे धीरे डीप चला जाएगा फरो और ये 2 में डिवाइड कर देगा सेल को। प्लांट सेल हाउएवर आर इंक्लोज्ड बाय रिलेटिवली इन एक्सटेंसिबल सेल वॉल, देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकिनेसिस बाय डिफरेंट। तो मेनली सेल वॉल की वजह से इनका मैकेनिज्म प्लांट सेल का साइटोकाइनेसिस में डिफरेंट होता है एनिमल सेल से। उनमें ऐसे फरो नहीं बनती, तो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, इसलिए वो डिफरेंट तरीके से साइटोकाइनेसिस करती है। इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रोज आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल।
सेंटर टू वॉल, तो इसमें क्या होता है सेंटर से वॉल की तरफ जाएगी, जो ग्रोथ होएगी साइटोप्लाज्म की डिवीजन होएगी वो सेंटर से वॉल की तरफ होएगी। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रीकर्सर, उसे सेल प्लेट कहते हैं, और वो क्या रिप्रेजेंट करती है, मिडिल लैमिला बिटवीन द वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल। तो इसमें क्या, एक मिडिल लैमिला सेल प्लेट बन जाएगी, सेल जो सेल को डिवाइड करने में हेल्प करेगी। मान लो एक सेल है तो एक सेल प्लेट बन जाएगी, उससे धीरे धीरे ये दो सेल में डिवाइड हो जाएंगे। और जो फ्रेगमोप्लास्ट होता है वो कहता है प्रीकर्सर होता है सेल प्लेट का। फ्रेगमोप्लास्ट इज द पार्ट ऑफ स्पिंडल विच लेफ्ट आफ्टर क्रोमोसोम हैव मूव टू द पोल। तो जो स्पिंडल क्रोमोसोम को मूव करते हैं वही स्पिंडल थोड़े से रह जाएंगे, और वो जो स्पिंडल थोड़े से रह जाएंगे वो क्या बनाएंगे, फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट क्या करेगा, ये बनाएगा मिडिल लैमिला और ये सेल प्लेट बनाएगा, धीरे धीरे वो डिवाइड हो जाएगा, दो सेल को डिवाइड कर देगा। At the time of cytoplasmic division, organelle like mitochondria, plastid get distributed between the two daughter। तो सारे ऑर्गेनेली आपस में डिवाइड हो जाते हैं, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं दो डॉटर सेल में। इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अगर कैरियोकाइनेसिस है, न्यूक्लियस तो डिवाइड कर गया पर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया, तो खूब सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ विच मल्टी न्यूक्लियट, मल्टी में खूब सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे, अराइज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सिंसाइटियम। एक सेल में खूब सारे न्यूक्लियस हो जाएं तो उसे कहते हैं सिंसाइटियम। एग्जाम्पल है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। तो सिंसाइटियम का एग्जाम्पल लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। अब ये पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस, इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं अपन, उसका फायदा क्या है माइटोसिस का। माइटोसिस और द इक्वेटोरियल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड इन द डिप्लॉइड सेल ओनली। मेनली जो माइटोसिस होती है अपन ने पढ़ा डिप्लॉइड सेल में ज़्यादातर होती है, बट इन सम लोअर प्लांट्स इन सोशल इंसेक्ट हैप्लॉइड सेल आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। कुछ में जो होते हैं उसमें क्रोमोज हैप्लॉइड सेल भी डिवाइड कर सकते हैं। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जो सेल डिवीजन होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एज आर यू अवेयर ऑफ सब एग्जाम्पल, यू हैव स्टडीड हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड इंसेक्ट। माइटोसिस रिजल्टिंग प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। तो माइटोसिस में आपने क्या देखा, डिप्लॉइड सेल होते हैं वो जो दो में डिवाइड होते हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इनमें क्रोमोसोम। इन माइटोसिस डॉटर सेल आर जेनेटिकली सिमिलर टू सेल पेरेंट सेल। तो पेरेंट और डॉटर के क्रोमोसोम इक्वल होंगे जेनेटिक। द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू माइटोसिस। तो एक सेल से कई सारे सेल बनना होता है, वो किस वजह से होता है, सेल डिवीजन की वजह से। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म is therefore it become essential for the cell to divide to restore the nucleocytoplasm। तो सेल ग्रोथ से तो क्या होता है, बनता रहेगा वो, फिर धीरे धीरे उनमें डिवीजन हो जाएगी तो वो क्या होगा, वापस से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा हर सेल में। ए वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल इज सेल रिपेयर। सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट और ब्लड सेल आर बीइंग कॉन्स्टेंट। तो जो अपने देखते हैं कि अपन जो एपिडर्मिस होती है, स्किन की जो लेयर होती है वो रिप्लेस होती रहती है बार बार। वो किस वजह से होती है, क्योंकि जो पुराने सेल हैं वो नए सेल बनाते रहते हैं और वो डिवाइड होते रहते हैं, तो जिससे जो पुराने सेल तो जड़ जाते हैं और नए सेल आते रहेंगे सेल डिवीजन से।